हमने कोड में लिखा एक H1 टैग, फिर उस पे लगा दी क्लास XYZ और हेलो, और फिर लिखे कुछ CSS रूल सेट्स। अब बताओ हेडिंग किस कलर की दिखेगी? सर, हेडिंग पर तो चारों रूल सेट लग रहे हैं और सब के सब अलग अलग कलर सेट कर रहे हैं। सवाल है जीतेगा कौन सा। हमने पढ़ा था कि टैग की स्पेसिफिसिटी होती है 1 और क्लास की 10, यानी इस सेलेक्टर की स्पेसिफिसिटी 1 हुई और बाकी तीनों की 10। यानी ये तो हार गया, पर इन तीनों का स्कोर सेम है। जब भी मैच ड्रॉ होता है, जो बाद में लिखा है उसे जीता हुआ माना जाता है, इसलिए हेडिंग Z दिखेगी। लेकिन हेडिंग तो ब्लू दिख रही है। पर ऐसा क्यों सर? यहाँ दो क्लासेस लिखी हैं, इसकी स्पेसिफिसिटी 10 और इसकी भी 10। दोनों को जोड़कर सेलेक्टर की टोटल स्पेसिफिसिटी हो गई 20। यानी इस रूल सेट की स्पेसिफिसिटी बाकी सबसे ज़्यादा है और इसीलिए हेडिंग ब्लू दिख रही है। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। हमने एक डिव के अंदर लिखी एक हेडिंग, फिर डिव को आईडी दे दी XYZ और हेडिंग को आईडी दे दी हेलो, और फिर लिखा कुछ CSS का कोड। अब बताओ हेडिंग का क्या कलर होगा? इस रूल की टोटल स्पेसिफिसिटी हो गई 100 + 1, यानी कि 101। इसकी हो गई 100 और इसकी स्पेसिफिसिटी हो गई 100 + 100, यानी कि 200। मतलब इस वाले रूल सेट की स्पेसिफिसिटी सबसे ज़्यादा है, इसलिए हेडिंग ब्लू दिखेगी। पर ये क्या, हेडिंग तो रेड दिख रही है। सर, क्या मैंने इस बार भी स्पेसिफिसिटी गलत कैलकुलेट की है? कैलकुलेशन तो ठीक है, पर ये सेलेक्टर तो हमारी हेडिंग पे अप्लाई ही नहीं हो रहा। ये सेलेक्टर तो उस पे लगेगा जिसकी खुद की आईडी हो XYZ और जिसके पेरेंट की आईडी हो हेलो। लेकिन यहाँ तो उल्टा है, खुद की आईडी है हेलो और पेरेंट की है XYZ। इसलिए ये वाला सेलेक्टर तो रेस से ही बाहर है। कंपटीशन तो बस इन दोनों सेलेक्टर्स में है, और इनमें से स्पेसिफिसिटी ज़्यादा है इसकी, इसीलिए हेडिंग रेड दिख रही है। चलो इन आईडीज की जगह आपस में बदल कर देखते हैं। अब ये रूल सेट हेडिंग पर अप्लाई हो रहा है, इसलिए अब हेडिंग ब्लू दिख रही है। चलो स्पेसिफिसिटी कैलकुलेशन की थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। बताओ इस सेलेक्टर की स्पेसिफिसिटी कितनी है? सर, टैग की स्पेसिफिसिटी 1, क्लास की 10, इस क्लास की भी 10 और आईडी की 100, यानी टोटल स्पेसिफिसिटी हो गई 121। बिल्कुल सही। अब बताओ इसकी स्पेसिफिसिटी कितनी है? सर, ये तो सिंपल है। आईडी की 100 और क्लास की 10, यानी टोटल हुई 110। बहुत बढ़िया। लेकिन अगर हम यहाँ प्लस की जगह टिल्डा लिख दें तो? सर, सेम ही तो रहेगी। 100 + 10 यानी कि 110। हम्म। और अगर दोनों के बीच में कोमा लगा दें तब? सर, क्यों बोर कर रहे हो? अभी भी सेम ही तो रहेगी। मुन्ना अब चेंज हो जाएगी। चलो देखते हैं। हमने एक से ज़्यादा सेलेक्टर्स को एक साथ लिखने के 6 तरीके पढ़े थे। उनमें से कोमा वाला तरीका बाकी पांचों से थोड़ा अलग है। बाकी पांचों मिक्सर की तरह हैं, कई सेलेक्टर्स को मिलाकर एक नया सेलेक्टर बना देते हैं। पर कोमा तो मसालदानी की तरह है, उसका काम तो बस कई सेलेक्टर्स को एक साथ रखने का है, उन्हें आपस में मिक्स करने का नहीं। यानी ये पूरा 20 स्पेसिफिसिटी का एक सिंगल सेलेक्टर है। सेम ही कहानी इन बाकी चारों की भी है, पर यहाँ एक सेलेक्टर नहीं, 10-10 स्पेसिफिसिटी के दो अलग अलग सेलेक्टर हैं। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने एक हेडिंग लिखी और उस पे क्लास लगा दी हेलो, फिर हमने लिखा कुछ CSS का कोड। इसकी स्पेसिफिसिटी 1 और इसकी 10, यानी सेलेक्टर की टोटल स्पेसिफिसिटी हुई 11। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि यहाँ भी स्पेसिफिसिटी ऐसे ही ऐड हो रही है, यानी यहाँ भी स्पेसिफिसिटी हो गई 1 और 10 मिलाकर 11। इस हिसाब से तो दोनों सेलेक्टर की स्पेसिफिसिटी सेम हुई, और ये वाला सेलेक्टर बाद में लिखा है, तो हेडिंग ग्रीन दिखनी चाहिए।
पर हेडिंग तो रेड दिख रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये 11 स्पेसिफिसिटी का एक सेलेक्टर नहीं बल्कि 1 और 10 स्पेसिफिसिटी के दो अलग अलग सेलेक्टर हैं जो बस एक साथ लिखे हैं। यानी कि इस सेलेक्टर की स्पेसिफिसिटी सबसे ज़्यादा है और इसीलिए हेडिंग रेड दिख रही है। चलो अब इस सेलेक्टर में से H1 हटाकर देखते हैं। अब इस सेलेक्टर की स्पेसिफिसिटी भी 10 हो गई है, यानी कि इस सेलेक्टर के बराबर। पर क्योंकि ये सेलेक्टर बाद में लिखा है इसलिए अब हेडिंग ग्रीन दिखेगी। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। हमने एक हेडिंग लिखी और उस पे क्लास लगा दी हेलो। फिर हमने उस हेडिंग के लिए लिखा कुछ CSS कोड। इस सेलेक्टर की स्पेसिफिसिटी है 1 और इसकी है 10। हमारी हेडिंग पर दोनों ही सेलेक्टर अप्लाई हो रहे हैं। दोनों में बॉर्डर और विड्थ को लेकर तो कोई लड़ाई है नहीं, इसलिए बॉर्डर ब्लू दिखेगा और विड्थ 300 पिक्सल। पर कलर और बैकग्राउंड को लेकर दोनों में लड़ाई है। इस सेलेक्टर की स्पेसिफिसिटी ज़्यादा है इसलिए कलर ग्रीन और बैकग्राउंड ब्लैक दिखेगा। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ सिर्फ इसलिए बेकार जा रही हैं क्योंकि ये गरीब घर में पैदा हुई हैं। अगर इनके सेलेक्टर की स्पेसिफिसिटी ज़्यादा होती तो इन्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता। पर इनकी मदद के लिए आ गया है गरीबों का मसीहा, बहनों का भैया, जिसका नाम है इम्पोर्टेंट। चलो इम्पोर्टेंट यूज़ करके देखते हैं। हमने यहाँ एक्सक्लेमेटरी साइन लगाकर इम्पोर्टेंट लिख दिया। ऐसा करने से ये प्रॉपर्टी VIP हो गई है। अब इस प्रॉपर्टी को सेलेक्टर्स की स्पेसिफिसिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। स्पेसिफिसिटी के हिसाब से तो ब्लैक बैकग्राउंड दिखना चाहिए था, लेकिन क्योंकि यहाँ इम्पोर्टेंट लिखा है इसलिए स्पेसिफिसिटी कितनी भी कम हो अब कलर येलो ही दिखेगा। ध्यान दें कि सिर्फ ये ही प्रॉपर्टी VIP हुई है। इस रूल सेट की बाकी प्रॉपर्टीज़ तो अभी भी सेलेक्टर की स्पेसिफिसिटी पर ही डिपेंड करेंगी, इसलिए कलर अभी भी रेड नहीं ग्रीन ही दिख रहा है। चलो अब यहाँ भी इम्पोर्टेंट लगा कर देखते हैं। अब ये भी VIP हो गई है, इसलिए अब हेडिंग रेड दिखेगी। सर, अगर हम यहाँ भी इम्पोर्टेंट लिख दें तो? अब ये भी VIP और ये भी VIP, यानी अब बराबर की टक्कर है। अब मजबूरी में फिर से स्पेसिफिसिटी के हिसाब से काम होगा, यानी अब हेडिंग ग्रीन दिखने लगेगी। ये जो इम्पोर्टेंट है ये शुरू में भले ही हीरो लगे, पर जैसे जैसे CSS सीखते जाओगे समझ आने लगेगा कि ये कोई हीरो नहीं विलन है। कई बार विलन का सहारा भी लेना पड़ता है, पर जहाँ तक हो सके इम्पोर्टेंट यूज़ करने से बचना है। सर, ऐसा क्या गलत काम करता है इम्पोर्टेंट? इम्पोर्टेंट यूज़ करने से हमारा कोड पढ़ने में कॉम्प्लेक्स होने लगता है, यानी कि वो क्लीन कोड नहीं रह जाता। इम्पोर्टेंट यूज़ करने से कोड क्यों कॉम्प्लेक्स हो जाता है ये अभी समझा पाना मुश्किल है, पर धीरे धीरे तुम्हें खुद दिखने लगेगा। सर, एक सवाल था। हम ऐसा कोड लिखते ही क्यों हैं कि दो दो सेलेक्टर्स आपस में भिड़ें और फिर हमें स्पेसिफिसिटी कैलकुलेट करनी पड़े? सिंपल कोड क्यों नहीं लिखते? हर एलिमेंट पे एक ID या एक क्लास लगाएं और फिर हर क्लास के लिए बस एक ही रूल सेट लिखें। चलो ये समझते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कंप्लीट फ्री कोर्स के लिए विजिट करें www.codeyogi.io।